आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। खबरों का आगाज करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ईरान ने दोहा बातचीत ठुकराकर अमेरिका को दी चेतावनी, कहा उंगलियां ट्रिगर पर है, दुश्मन ने गलती की तो होगी जंग। चीन ने यूनाइटेड नेशन में की फिलिस्तीन की आजादी की मांग, फिलिस्तीनियों पर हमले के बाद इजराइल को लताड़ा। यूपी के मशहूर आयुष मलिक धर्मांतरण मामले में नया मोड़, भारी दबाव के बाद आयुष मलिक की घर वापसी का दावा। गुजरात में मस्जिदों पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत का बड़ा ऐलान, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे मुस्लिम। तेलंगाना के स्कूल प्रिंसिपल के साथ बदसलूकी का मामला, कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त होगी कार्रवाई। अजय देवगन की आने वाली फिल्म चौहान पर तनाजा, पैलेट गन के शिकार लोगों की तकलीफों के मजाक का इल्जाम। बीजेपी को रोकने के लिए हमारा इत्तेहाद तैयार, यूपी के बिजनौर से ओवैसी की चुनावी हुंकार। राम मंदिर छोड़िए, मजारों के चंदे की जांच कराइए, बीजेपी के मुस्लिम लीडर ने अखिलेश यादव को घेरा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जयराम रमेश की दो टूक, कहा असली मुलजिमों को बचा रही है हुकूमत। जनरल धीरज सेठ बने भारतीय फौज के नए सेना चीफ, जनरल उपेंद्र द्विवेदी ओहदे से हुए रिटायर। ईरान ने अमेरिका के साथ दोहा में होने वाली बातचीत को सिरे से ठुकराकर बहुत बड़ी चेतावनी जारी की है। ईरान के एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर ने दुनिया के सामने ये ऐलान कर दिया है कि ईरानी फौज की उंगलियां ट्रिगर पर है और अगर दुश्मन ने सीज फायर तोड़ने की जरा भी कोशिश की तो जवाब इतना जबरदस्त होगा कि दुश्मन कभी भूल भी नहीं पाएगा। ईरान के इस सख्त वार्निंग के बाद ट्रंप की हालत बेहद खराब हो गई है। तेहरान ने साफ कर दिया कि अमेरिका ने हमेशा अपना वादा तोड़ा है और उसे अब अमेरिका पर जरा भी भरोसा नहीं है। ईरान ने एक बार फिर अपनी ताज़ा चेतावनियों से साफ इशारा दिया है कि सीज फायर को लेकर उसकी सबसे बड़ी फिक्र अमेरिका और इजराइल पर भरोसे की कमी है। कतर के नायब वजीर आजम और डिफेंस मामलों के वजीर के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत में ईरान के एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर ब्रिगेडियर जनरल सैयद माजिद इब्न लज़ा ने कहा कि अमेरिका ने बहुत कम वक्त में कई बार अपने वादे तोड़े हैं और इसी वजह से तेहरान उनके किसी वादे पर भरोसा नहीं करता। ईरानी अफसर का कहना है कि अमेरिका की तारीख डील से पीछे हटने और दबाव की पॉलिसी अपनाने की रही है। उन्होंने दावा किया कि यही वजह है कि ईरान अब किसी भी सिक्योरिटी इंतजाम को महज लफ्जों की बुनियाद पर कबूल करने को तैयार नहीं है। उनके मुताबिक अगर जंगबंदी में किसी भी शर्त की खिलाफ वर्जी हुई तो ईरान बिना किसी हिचकिचाहट के तगड़ा हमला करेगा। सबसे ज्यादा चर्चा उनके उस बयान की हो रही है जिसमें उन्होंने कहा कि ईरानी फौज पूरी तरह मुस्तैद है और फौज की उंगलियां ट्रिगर पर हैं और दुश्मन की किसी भी गलती का जवाब फौरन दिया जाएगा। इस बयान को कई एक्सपर्ट्स एक कड़ा स्ट्रेटेजिक पैगाम मान रहे हैं जिसके जरिए तेहरान ये दिखाना चाहता है कि वो किसी भी मुमकिन जंग के लिए तैयार है। ईरान ने सिर्फ चेतावनी ही नहीं दी बल्कि दोहा में अमेरिका के साथ मुमकिन बातचीत की अफवाहों को भी सिरे से खारिज कर दिया। वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बागाई ने साफ कहा कि आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ किसी भी सतह पर बातचीत का कोई प्लान नहीं है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि कतर में ईरानी डेलीगेशन की मौजूदगी का मकसद अमेरिकी अफसरान से मुलाकात करना नहीं बल्कि पहले से हुई डील को लागू करने की निगरानी करना है। ईरान का कहना है कि उसके एक्सपर्ट्स का डेलीगेशन सिर्फ फ्रीज की गई ईरानी जायदादों को अनफ्रीज कराने से जुड़े तकनीकी मामलों पर काम करेगा। उन्होंने आगे कहा कि खलीज और हॉर्मुज की सिक्योरिटी इलाकाई मुल्कों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, न कि बाहरी ताकतों की। उनका दावा था कि विदेशी फौज की मौजूदगी खित्ते में भरोसा बढ़ाने के बजाय टेंशन को बढ़ाती है। अब पूरी दुनिया की निगाह इस बात पर टिकी है कि क्या मौजूदा जंगबंदी टिकेगी या फिर गैर एतमाद, इल्जामात और चेतावनियों का दौर एक बार फिर मिडिल ईस्ट को एक नई जंग की तरफ धकेल देगा। यूनाइटेड नेशन में चीन के सफीर फू कोंग ने कहा कि फिलिस्तीनी रियासत के बिना फिलिस्तीन पर इजराइल की जंग का कोई मुस्तकिल हल नहीं हो सकता। उन्होंने गाजा में फौरन मुकम्मल जंग बंदी और जारी तशद्दुद को खत्म करने का मुतालबा किया। चीनी सफीर ने कहा कि गजा पट्टी में जंग बंदी अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुई है और दावा किया कि वहां अभी भी हर दिन मासूमों की जान जा रही है। उन्होंने इजराइल से तुरंत जंगबंदी पर अमल करने और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने की अपील की। उन्होंने मकबूजा वेस्ट बैंक में अमन बहाल रखने, नई बस्तियों के तामीर और वहां होने वाले तशद्दुद को रोकने का भी अपील की। साथ ही फिलिस्तीनी रेफ्यूजीज के लिए काम करने वाली तंजीम UNRWA के कामों को आसान बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने आगे कहा कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी को दी जाने वाली फंडिंग पर रोक और कटौती का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। चीनी सफीर ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि फिलिस्तीनी रियासत के क़याम के बिना इस मसले का कोई हल नहीं है और 2 स्टेट फार्मूले पर बीजिंग के पुराने रुख को साफ किया। इसी दरमियान गजा के सरकारी मीडिया दफ्तर ने कहा कि मुआहिदा होने के बाद से इसके वायलेशन के 3,465 वाकयात दर्ज किए गए हैं, जिसके नतीजे में 1,045 लोगों की मौत हुई है। दफ्तर ने बताया कि इसी मुद्दत के दौरान 3,380 लोग जख्मी हुए और 113 दीगर लोगों को हिरासत में लिया गया। दफ्तर के मुताबिक 11 अक्टूबर को मुआहिदे पर दस्तखत होने के बाद से जारी फौजी कार्रवाइयों, इलाकाई कब्जे और नाकेबंदी के जरिए लगातार इस समझौते का वायलेशन किया जा रहा है।
गजा के तिब्बी जराये और मकामी रिपोर्टों का कहना है कि इसके बावजूद फौजी कार्रवाइयां जारी हैं, जिसके नतीजे में पट्टी के कई इलाकों में मुसलसल लोग हताहत हो रहे हैं। उत्तरी गजा में गोलीबारी की अलग अलग वारदातों में कई फलस्तीनी मारे गए हैं। मकामी अस्पताल के दस्तावेजों में और भी आम नागरिकों की मौत की इत्तला दी गई है। गजा की वजारत सेहत का कहना है कि 11 अक्टूबर को जंगबंदी के ऐलान के बाद से सैकड़ों लोग मारे गए हैं और हजारों जख्मी हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मशहूर आयुष मलिक मजहब तब्दील के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। मजहब तब्दील का मामला सामने आने के बाद आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली, उसके खानदान वालों और हिंदू संगठन की तरफ से घर वापसी करने का भारी दबाव था। आयुष की अहलिया चांदनी कुरैशी और ससुर समेत कई लोगों को मजहब तब्दील के मामले में हिरासत में ले लिया गया। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आयुष मलिक फिर से हिंदू मजहब में आने की बात कबूल कर रहा है और मूर्ति पूजा करते हुए दिख रहा है। कुछ तस्वीरों में आयुष के वालिद उसे मिठाई खिलाते दिख रहे हैं और बुजुर्ग खातून आयुष को आशीर्वाद देती दिख रही है। हालांकि वीडियो में ध्यान देने वाली बात यह है कि आयुष मलिक बहुत ही नर्म आवाज में बोल रहा है और उसकी आंखें लाल दिख रहे हैं, जैसे वो बीमार हो। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया कि आयुष को जबरन हिंदू मजहब में वापस लाया गया है, क्योंकि आयुष मलिक जब इस्लाम की बात करता था तो उसके चेहरे पर मुस्कान रहती थी और इस वीडियो में वो मायूस दिख रहा है। इससे पहले भी आयुष का एक फोटो सामने आया था जिसमें आयुष का हुलिया बदला हुआ था, चेहरे से दाढ़ी हटी हुई थी। इस वीडियो में भी वो क्लीन शेव में दिख रहा है। इस मामले के सामने आने के बाद आयुष मलिक कुछ दिनों तक मीडिया को इंटरव्यू दिया, जिसके बाद वो गायब हो गया। अब खबर सामने आई है कि आयुष मुबैना तौर से इस्लाम छोड़कर हिंदू मजहब में घर वापस आ गया है। मुल्क के कई रियासतों में मुबैना मस्जिद, मज़ारों और ईदगाह पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। इसी तरह गुजरात के कच्छ जिले के भुज और गांधीधाम इलाकों में मस्जिदों और मज़ारों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। मुकामी मुसलमानों का दावा है कि इंतजामिया ने बिना कोई इत्तला दिए मस्जिद को गिरा दिया। इस कार्रवाई के बाद मुस्लिम तंजीम जमीयत उलेमाए हिंद ने दखल दिया है। जमीयत ने मुतासिर लोगों को कानूनी मदद देने और मामले को अदालत में ले जाने का फैसला किया है। जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ मौलाना महमूद मदनी के हुक्म पर अमल करते हुए तंजीम का एक आला सतही वफ्द मुतासिर इलाकों का दौरा करने पहुंचा। इस वफ्द की सरबराही मौलाना हकीमुद्दीन कासमी कर रहे हैं। उनके साथ कानूनी एक्सपर्ट, तंजीम के सीनियर ओहदेदारान और रियासती सतही वफ्द भी मौजूद थे। मुस्लिम तंजीम के वफ्द ने सबसे पहले गांधीधाम तहसील में मौजूद जूना कुंडा की तारीखी मस्जिद का दौरा किया। मुकामी लोगों ने वफ्द को बताया कि ये मस्जिद अपनी खास बनावट और तारीखी अहमियत के लिए जानी जाती थी। मस्जिद के सदर मोहम्मद समर ने इल्जाम लगाया, सुबह बिना किसी इत्तला के बुलडोजर का इस्तेमाल करके इस इमारत को गिरा दिया गया। उन्होंने दावा किया कि ये मस्जिद 1965 से ही सरकारी बंदोबस्ती रिकॉर्ड में दर्ज थी। वफ्द ने पूरे वाकये की जानकारी लेने के लिए मुकामी लोगों, मस्जिद कमेटी और वकीलों से मुलाकात की। जमीयत के लोगों ने कहा कि अगर कोई मस्जिद, दरगाह या मजहबी मुकाम वक्फ रिकॉर्ड में कानूनी रूप से दर्ज है तो उसके खिलाफ कोई भी इंतजामिया कार्रवाई करने से पहले मुताल्लिक़ कानूनों पर अमल किया जाना चाहिए। उर्दू जबान का जन्म भारत में हुआ और इस जबान को हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत कई दुनिया के कोने कोने में बोला जाता है। खासकर इन 3 देशों में उर्दू बोलने वाले लोग पाए जाते हैं। उर्दू हिंदुस्तान में जन्मी, फला फूला, लेकिन अब इस जबान से लोग सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। इसकी एक मिसाल बीते दिनों देखने को मिली। तेलंगाना के निजामाबाद जिले के आरमूर मौजूद भारत चंद्र स्कूल में भारतीय जनता पार्टी के हिंदूवादी लीडर ने एक स्कूल के प्रिंसिपल आमिर खान की इसलिए पिटाई और गाली गलौज की क्योंकि उस स्कूल में उर्दू पढ़ाई जाती है। हालांकि उर्दू जबान को भारत के आईन के 8वीं अनुसूची में जगह दी गई है और कई रियासतों में दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दिया गया है। सोशल मीडिया पर इस वाकये का वीडियो वायरल हो गया जिसमें दिख रहा है कि स्कूल में पुलिस वाले मौजूद हैं और पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी लीडर स्कूल के प्रिंसिपल को थप्पड़ मारता है और गाली गलौज करता है। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने कार्रवाई की मांग की। एक दिन आरमूर शहर में बंद का ऐलान किया। पुलिस ने मामले की हसासियत को देखते हुए मुलजिम बीजेपी लीडर मंडुला बालू को गिरफ्तार कर लिया। इसकी गिरफ्तारी अंकाबूर के एक गेस्ट हाउस से की गई जो मुबैना तौर पर आरमूर के MLA पेडी राकेश रेड्डी का है। मुलजिम मंडुला बालू टाउन प्रेसिडेंट है। वहीं पुलिस ने आरमूर के विधायक पेडी राकेश
रेड्डी को भी गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि विधायक राकेश पेडी हैदराबाद के स्कूल में उर्दू और नमाज पढ़ाए जाने के मुबैना मामले के मुखालिफत में मुजाहिरे में शामिल होने जा रहे थे। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन की आने वाली फिल्म चौहान, जो कश्मीर पर मबनी एक एक्शन फिल्म है, उसने पूरे मुल्क में भारी आक्रोश और तनाजा पैदा कर दिया है। फिल्म का पहला टीजर घाटी में पैलेट गन का शिकार हुए लोगों का मजाक उड़ाते हुए एक तमाशे और मार्केटिंग के तरीके से पेश करता हुआ दिखाई दे रहा है। नीरज यादव के जरिए डायरेक्ट की गई ये फिल्म कश्मीर के पुलवामा जिले में कशीदगी और पत्थरबाजी के वाकयात के पसमंजर पर बनी एक मास एक्शन कहानी है। फिल्म में सड़कों पर बढ़ते मुजाहिरों को दिखाया गया है, जहां मुजाहिरीन को रोकने के लिए पैलेट गन, वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ये गुस्सा खासकर सियासी लीडरान, समाजी कारकुनान और कश्मीर के नौजवानों में फिल्म के हाल ही में जारी 144 सेकंड के टीजर के बाद भड़का है। इस टीजर में मुजाहिरे के दौरान पैलेट गन का शिकार हुआ एक शख्स दिखाया गया है और देववन की आवाज इसे लिमिटेड नुकसान और कश्मीर के पत्थरबाजों को रोकने के लिए आर्जी हल बताती है। क्रिटिक्स का कहना है कि फिल्म न सिर्फ गैर संजीदा है, बल्कि घाटी की तौहीन भी करती है, जिसने हाल के दिनों में मय्यती तौर पर लोगों के अंधे होने के सबसे दर्दनाक वाकयात झेले हैं। गौरतलब है कि पैलेट गन को शुरू में अगस्त 2010 में कशीदगी के चरम दौर के दौरान मरकजी हुकूमत और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के तहत कश्मीर में लाया गया था। ये बदअमनी मुख्य रूप से बारामूला जिले के नादिहाल गांव के मुकामी नौजवानों के माछिल फेक एनकाउंटर के बाद भड़की थी और इसके बाद एक तालिबे इल्म तुफैल मट्टू की मौत हुई थी। विकिपीडिया पर मौजूद डेटा के मुताबिक 2010 से कश्मीर में हजारों लोग, जिनमें बच्चे और नाबालिग भी शामिल हैं, पैलेट गन का शिकार हुए हैं। इनमें से ज्यादातर चोटें और आंखों की ऐसी तकलीफें जिनसे पूरी तरह से रोशनी चली गई, जुलाई 2016 से 2019 के दरमियान हुई। फिल्म का टीजर लॉन्च होने के बाद कश्मीर के नौजवानों ने सोशल मीडिया पर अपने गुस्से और तकलीफ का इजहार किया। उन्होंने बॉलीवुड के कुछ तबकों पर आरोप लगाया कि वे घाटी और वहां के लोगों को विलन के तौर पर दिखाने की होड़ में लगे हैं और भारी मुनाफे के लिए संजीदा मामलों को बेरहमी से मनोरंजन के तौर पर पेश कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने टीजर की सख्त मजम्मत की। कश्मीरी अवाम ने कहा कि उनकी नाराजगी सेंसरशिप को लेकर नहीं, बल्कि अपनी गरिमा और इस बात को लेकर है कि वे अपने सदमे को मार्केटिंग और पैसे कमाने का जरिया नहीं बनने देंगे। उनका कहना है कि लोगों की तकलीफ और कम उम्र में आंखों की रोशनी खोना कोई छोटा नुकसान नहीं है, बल्कि पैलेट गन पीड़ितों के लिए ये कभी न खत्म होने वाला दर्द है। नाराजगी जाहिर करते हुए भारतीय क्रिटिक्स के एक तबके का कहना है कि ये सिर्फ एक फिल्म या कश्मीर का मामला नहीं है, बल्कि सिनेमा को अब सियासी फायदे और मुनाफे का आसान तरीका बना लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल के सालों में फिल्म मेकर्स ने कूटनीतिक और सियासी मकसद के लिए सिनेमा का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया है और ये फिल्म भी उसी पुराने जाल में फंसती दिख रही है। कोलकाता के जादवपुर इलाके में हिंदू संगठन बजरंग दल के कारकुन ने मुबैना तौर पर मुस्लिम मीट दुकानदार को धमकी दी है। उनसे कहा गया है कि या तो वो अपना कारोबार बंद कर दे या फौरन कहीं और चले जाएं। बंगाल में मुस्लिम दुकानदार को बजरंग दल के कारकुनों ने गाली गलौज की। इस वाकये का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद भारी उथल पुथल मची हुई है। भीड़ टीएमसी लीडरों और मुस्लिम बिरादरी को निशाना बना रही है। उनसे कहा गया है कि या तो अपना कारोबार बंद कर दें या फौरन कहीं और चले जाएं। वीडियो में बजरंग दल के एक शख्स पूछता है, जब यहाँ ज्यादातर हिंदू रहते हैं तो आप बेच और काट क्यों रहे हैं? और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आगे दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के दिन लद चुके हैं और दुकानदारों को वार्निंग दी, हलाल मीट बेचना बंद करो, जितनी जल्दी हो सके ये जगह छोड़ दो। हिंदू संगठन के कारकुन ने मुस्लिम दुकानदार को मल्लिकपुर जैसे इलाकों में जाने का सुझाव दिया, जिसे उन्होंने ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला इलाका बताया। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद हिंदू संगठनों से जुड़े लोग अलग अलग जगहों पर मीट बेचने वालों के पास जाकर उन्हें निशाना बना रहे हैं। अकेले पिछले महीने ही 8 दुकानदारों को निशाना बनाया गया है। नफरत से जुड़े अपराध बढ़ रहे हैं। भीड़ को पुलिस या कानून का कोई डर नहीं है। लोग सोशल मीडिया पर इस वाकये की मुखालफत कर रहे हैं और मुल्जिमों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने हाल ही में कई बड़े फैसले लिए हैं। ताज़ा फैसलों में एक ऐसा बिल भी शामिल है जिसे असेंबली में पेश किया गया है। इस बिल में समाजी दुश्मन अनासिर को बिना मुकदमे के 12 महीने तक एहतियातन हिरासत में रखने की बात कही है।
इससे पहले भी सरकार ने कई फैसले लिए हैं जिनकी वजह से रियासत की कई पुरानी पॉलिसियों में बदलाव देखने को मिला है। सरकार के फैसलों में सबसे बड़ा फैसला सीबीआई जांच को पूरी आजादी देने का बताया जा रहा है। इस फैसले के बाद सीबीआई को भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच करने में पूरी छूट दी गई है। इसके अलावा रियासत में जनगणना शुरू करने का फैसला भी कैबिनेट सतह पर लिया गया है। माना जा रहा है कि इससे रियासत की आबादी और सामाजी हालात से जुड़ी नई इत्तला सामने आएगी। सरकार ने मजहब की बुनियाद पर चल रही कई पॉलिसियों पर रोक लगाने का भी फैसला लिया है। साथ ही ओबीसी लिस्ट की नजरेसानी करने का फैसला भी लिया गया है। एक और बड़ा फैसला मरकजी पॉलिसियों को लेकर लिया गया है। रियासत में मरकजी पॉलिसियां लंबे वक्त से मुलतवी थीं, उन्हें जल्द पूरा करने का हुक्म दिया गया है। इसके साथ ही सरहदी इलाकों में फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन मुहैया कराने की बात भी कही गई है। यूपी असेंबली में इंतखाब से पहले ही रियासत की सियासत गर्मा गई है। एआईएमआईएम सरबराह और लोकसभा सांसद ओवैसी ने एक महीने में 2 बार उत्तर प्रदेश का दौरा किया है। इन दौरे में एसपी समेत कई पार्टियों में बेचैनी का आलम है। हाल ही में ओवैसी ने बहराइच में चुनावी बिगुल फूका और अपनी पार्टी का एजेंडा बताया। इस दौरे के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गईं। ओवैसी ने बिजनौर का दौरा किया और वहां एक मजमे आम को मुखातिब किया। नजीबाबाद में पैगाम इत्तेहाद जनसभा में बोलते हुए उन्होंने अपोजिशन दलों और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हमारी पार्टी की जनसभा है, इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मैं आज बिजनौर पहुंचा हूं। पार्टी का संगठन यहाँ पर कई सालों से मेहनत कर रहा है। आने वाले असेंबली इंतखाब के मद्देनजर प्रोग्राम है। जब ओवैसी से पूछा गया कि पार्टी यूपी में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो उन्होंने कहा, अभी कोई भी सियासी पार्टी इस पर बात नहीं करेगी, लेकिन हम यकीन से उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी ने बताया कि मटेरा में एक रैली में उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए गठबंधन करने को तैयार है। जनरल धीरज सेठ भारतीय फौज के नए सरबराह बन गए हैं। इससे पहले वो फौज के नायाब सरबराह के रूप में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे। उन्होंने आज सेना का चीफ ओहदा भी संभाला है। जनरल धीरज सेठ के सेनाध्यक्ष बनने के साथ ही रुखसत होने वाले सेना चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज ही अपनी मुलाजमत से रिटायर हो गए हैं। इस मौके पर आज उन्हें नई दिल्ली में मौजूद साउथ ब्लॉक लॉन्स में फौज की जानिब से रस्मी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इससे पहले सेना चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर खिराजे अकीदत पेश की। जनरल धीरज सेठ नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला के कदीम तालिबे इल्म हैं। दिसंबर 1986 में उन्होंने भारतीय फौज की आर्मर्ड कोर में कमीशन हासिल किया था। अपने 4 दहाइयों के शानदार फौजी करियर के दौरान उन्होंने ऑपरेशनल रणनीतिक सलाहियत को बढ़ाने और संस्थागत शोबों में वसी तजुर्बा हासिल किया है। उनके इस तजुर्बे ने भारतीय फौज की जंगी सलाहियत और दूरगामी तब्दीलियों में बेहद अहम योगदान दिया है। इसके अलावा जनरल सेठ कई अहम फौजी मुहिमों में मुख्तलिफ सतह पर कमान संभाल चुके हैं। उनके कमांड असाइनमेंट में रेगिस्तानी इलाके में एक आर्मर्ड रेजिमेंट, पश्चिमी मोर्चे पर एक आर्मर्ड ब्रिगेड और जम्मू कश्मीर में एक दहशतगर्दी मुखालिफ फोर्स शामिल हैं। राम मंदिर में हुई चोरी को लेकर उत्तर प्रदेश समेत पूरे इलाके में भारी हंगामा मचा हुआ है। अखिलेश यादव ने इस वाकये पर खुलकर बात की है और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। इस बीच अमरोहा में बीजेपी के एक मुस्लिम कारकुन ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया है। बीजेपी के मुस्लिम कारकुन हाजी बब्बू मंसूरी ने मज़ारों को मिलने वाले चंदे की जांच की मांग की है। उन्होंने अखिलेश यादव से कहा कि वे राम मंदिर का मुद्दा छोड़कर योगी आदित्यनाथ सरकार से इन मज़ारों पर जमा होने वाले चंदे की जांच करने की मांग करें। अमरोहा के रहने वाले हाजी बब्बू मंसूरी ने मज़ारों पर आने वाले चंदे की जांच की मांग उठाते हुए अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, अगर मजहबी मुकाम पर आने वाले चंदे में सफ़ियत की बात की जा रही है तो मज़ारों पर आने वाले चंदे की भी मनसिफाना जांच कराई जानी चाहिए। बीजेपी कारकुन का कहना है कि मज़ारों पर आने वाला चंदा किस तरह खर्च होता है और उसका हिसाब किताब जाहिर होना चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर जियारत के लिए आई कांग्रेस के रियासती सदर अजय राय को एक होटल में नजरबंद करने के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसे हाउस अरेस्ट करार देते हुए मोदी हुकूमत और यूपी हुकूमत पर बड़ा हमला बोला है। वहीं राम मंदिर में मुबैना चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर भी कांग्रेस ने हुकूमत को घेरा है। कांग्रेस का इल्जाम है कि रियासती सदर अजय राय अपने वफ्द के साथ राम मंदिर की जियारत के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हें होटल से बाहर नहीं निकलने दिया गया। पार्टी ने इसे जमहूरियत के खिलाफ बताते हुए हुकूमत पर सियासी इंतकाम की नीयत से काम करने का इल्जाम लगाया। इसी मामले पर कांग्रेस के राज्यसभा MP जयराम रमेश ने मरकजी हुकूमत पर तीखा हमला बोला।
उन्होंने कहा कि राम मंदिर में मुबैना चढ़ावे की चोरी से पूरा मुल्क दुखी है। SIT रिपोर्ट के बाद FIR तो दर्ज हुई, लेकिन असली मुल्जिम अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। जयराम रमेश ने इल्जाम लगाया कि भाजपा और RSS से जुड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ चोरी के मुल्जिमों पर सख्त कार्रवाई नहीं हो रही, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं को भगवान राम के दर्शन से भी रोका जा रहा है। भारत में अमेरिका के सफीर सर्जियो गौर ने US इंडिया ट्रेड डील को लेकर बने सस्पेंस पर बड़ा बयान देते हुए साफ कह दिया कि ये मुआहिदा अपने आखिरी दौर में है। गौर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मजबूत बॉन्डिंग का जिक्र करते हुए एक दिलचस्प किस्सा सुनाया, जिसमें ट्रंप ने गौर से अचानक PM मोदी को सुबह 6 बजे ही फोन लगाने के लिए कह दिया था। सर्जियो गौर ने अमेरिका भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने मायामी में होने वाले एक UFC प्रोग्राम में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बिताई एक शाम को याद करते हुए ट्रंप और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दरमियान बेहतरीन तालमेल को दिखाने वाला एक वाकया भी साझा किया। उन्होंने बताया कि सदर ट्रंप ने अचानक PM मोदी को फोन मिलाने के लिए कह दिया। ये सुनकर गौर हैरान रह गए। उन्होंने अमेरिकी सदर से कहा, अभी वहाँ सुबह के 6 बज रहे होंगे। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया, वो जाग रहे होंगे, वो बिल्कुल मेरी तरह ही हैं। हालांकि ये कॉल अगले दिन के लिए तय थी। अमेरिकी सफीर ने कहा कि इस बात से साफ अंदाजा होता है कि दोनों लीडरान के दरमियान कितने गहरे और मजबूत ताल्लुकात हैं। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। कुछ और ताज़ा खबरों के साथ लौटेंगे अगले शुमारे में। तब तक के लिए आप देखते रहिए तहज़ीब TV। आदाब।